हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 जो है विधायिका, व्यवस्थापिका या संसद, तीनों एक ही बात है। इसका ये पार्ट 5 है। पिछले 4 जो पार्ट थे इसके, उसमें आपने पूरी व्यवस्थापिका को समझने का प्रयास किया, पूरी संसद को हमने इस 4 वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि हम पिछले वाले वीडियो में बात कर रहे थे संसद के कार्यों के बारे में। जो हमने 2 कार्य संसद के देखे थे, उसके बाद में जो संसद का तीसरा और अंतिम कार्य जो होता है वो है संविधान में संशोधन करना। यानी कि संसद का जो तीसरा कार्य है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो बोर्ड पे जैसा लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप वीडियो के माध्यम से समझते चलें। तो शुरू करते हैं। संसद के कार्य आप पढ़ रहे थे, इसके बाद इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करें। संसद के कार्य, संसद के जो कार्य हैं इसमें अंतिम कार्य, तीसरा जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है संसद का, ये संविधान में संशोधन करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 368 अनुच्छेद 368 संसद को अधिकार देता है, विधायिका को अधिकार देता है, व्यवस्थापिका को अधिकार देता है कि वह क्या करे, समय समय पर संविधान में संशोधन करे। ये जो अधिकार है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 हमारी व्यवस्थापिका को यानी कि हमारी संसद को देता है। और इस अनुच्छेद 368 का पालन करते हुए भारतीय संविधान में अब तक 103 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। जो तीसरा हमारा जो संविधान में संशोधन करने का कार्य जो संसद का है वो है संविधान में संशोधन करना। संविधान में संशोधन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत से किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा, यानी सामान्य बहुमत से किसी भी हाउस में बिल रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में बिल रख दिया, उसमें बात हुई, चर्चा हुई, लोकसभा ने पास किया, उसके बाद राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और वो बाद में संविधान में संशोधन माना जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या इस सामान्य जो विधेयक है यानी कि सामान्य बहुमत से किस प्रकार संशोधन किए जाएंगे, यानी कि किसी की कोई भी राज्य है उसकी विधानसभा है उसको समाप्त करना है, या नई विधानसभा का गठन करना है, या जो राज्य की सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन करना है, या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है। ये सारे जो परिवर्तन हैं ये सामान्य बहुमत से किए जाएंगे। कौन कौन से किए जाएंगे? राज्य विधानसभाओं की स्थापना करना, राज्य विधानसभाओं की समाप्ति करना, अगर पहले से बनी हुई है तो उसको समाप्त करना, ये भी सामान्य बहुमत से होगा। राज्य की सीमाओं में बदलाव करना है, या राज्यों का नाम बदलना है, राजस्थान का नाम बदल कोई नया नाम रखना चाहते हैं तो राज्यों को अधिकार नहीं है क्या वो क्या करें, राज्यों के नाम बदले। ये जो अधिकार है वो केवल किसको दिया गया है? हमारी व्यवस्थापिका को यानी संसद को दिया गया है। तो पहला जो पॉइंट है इसका सामान्य बहुमत, इसके अंतर्गत ये परिवर्तन होंगे। राज्य विधानसभाओं की स्थापना होगी, राज्य विधानसभाओं की अगर पहले से स्थापित है तो उसकी समाप्ति भी की जाएगी। राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो या नए राज्यों का गठन करना हो, ये सारे परिवर्तन सामान्य बहुमत से होंगे। दूसरा जो है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से यानी कि ये विशेष प्रकार का बहुमत लाया जाता है, उसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो लोग होते हैं उनके 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है, तभी क्या है कोई विशेष बहुमत लाया जा सकता है। विशेष विधेयक को पास करने के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी कि सदन में उपस्थित जितने लोग उपस्थित हैं, यानी मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 545 में से मान लीजिए 530 सदस्य उपस्थित है तो 530 का 2/3 सदस्य होना जरूरी है, तभी इस बिल पे जो भी लाया गया है उस बिल पे चर्चा होगी। तो ये सामान्य बहुमत से इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। जो अगला है हमारा विशेष बहुमत या आधे राज्यों की सहमति। आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है, यानी कि विशेष बहुमत तो ये क्राइटेरिया होगा ही होगा, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति भी होना जरूरी है। इस तीसरे वाले जो ये है संविधान में संशोधन करने का जो तीसरा तरीका है, इस तरीके में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे? जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों में बदलाव करना हो, राष्ट्रपति के जो पावर है उनको कंट्रोल में करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करना हो, या केंद्र राज्य संबंध जो है उनमें कुछ चेंजेस करना हो, या नए बदलाव राज्यों को देने हो, कुछ राज्यों में सीमाओं को, जो राज्य सरकारें हैं उनके जो काम है उनको कंट्रोल में करना हो, या संसदीय व्यवस्था में कुछ बदलाव करना हो, या हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसमें बदलाव करना हो, या युद्ध जैसी स्थिति हो, यानी कि भारत किसी युद्ध में शामिल हो रहा हो या युद्ध करने की तैयारी में है, तो ये सारे परिवर्तन इस तीसरे वाले तरीके से किए जाएंगे। पहले वाले इन तीनों तरीकों को फॉलो करते हुए अब तक 103 संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं।
तो ये तो था संविधान में संशोधन करने का तीसरा कार्य। 2 कार्य आप पहले पिछले वाले वीडियो में 4 वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। यानी कि सामान्य जो विधेयक है उसके माध्यम से सामान्य बहुमत से राज्य विधानसभा की स्थापना की जाएगी, राज्य की विधानसभा को समाप्त किया जाएगा। आधे राज्यों जो राज्य हैं उनकी सीमा में बदलाव करना या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, ये सामान्य बहुमत से होगा। विशेष बहुमत से क्या होगा? विशेष बहुमत किसे कहते हैं? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो लोग होते हैं उनका 2/3 सदस्य होना जरूरी है, तभी किसी भी बिल को विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तीसरा जो कार्य है विशेष बहुमत या आधे राज्यों की सहमति। यानी कि भारत में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में आधे राज्य +1, यानी कि आधे राज्य जो है उनका आधे राज्यों से एक ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या है संविधान में संशोधन हो पाएगा। ऐसे में राष्ट्रपति की शक्तियों में बदलाव करना हो, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में बदलाव करना हो, या केंद्र राज्य संबंध में बदलाव करना हो, या युद्ध की स्थिति हो, भारत किसी युद्ध में शामिल होने जा रहा हो, तो ये सारी परिवर्तन तीसरे वाले तरीके से होंगे। संसदीय व्यवस्था में बदलाव करना, ये संसद की जो सीटें हैं उनमें बदलाव करना हो, या राज्यसभा की जो सीटें हैं उन्हें बदलाव करना हो, तो ये सारी परिवर्तन इसके माध्यम से होंगे, तीसरे वाले तरीके से होंगे। तो ये संसद का अंतिम कार्य था, आपने इस वीडियो में जाना। तो अब बात करते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर की। इस पार्ट के क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संसद का, यानी कि विधायिका की बात हो रही है, संसद का उल्लेख, क्वेश्चन को आप लिख लें कॉपी में। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत संघ के लिए एक संसद होगी जो किससे मिलकर बनेगी? जो लोकसभा, यानी कि 552 सदस्य होंगे, और राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के कितने मेंबर है? 250 सदस्य होंगे, और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनेगी भारत में भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनेगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको अपनी कॉपी में लिखते चलें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता क्या है? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, या इसको यूं कर लीजिए, संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं क्या है? संसद का सदस्य बनने, इससे आपके तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। तो संसद का सदस्य बनने की योग्यता है, पहली शर्त जो आपको पता ही है, भारत का नागरिक हो, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो, वही क्या कर सकता है? संसद की सदस्यता ले सकता है। दूसरा, न्यूनतम उम्र कितनी? आपको संसद जब पढ़ाया गया था तो आपको बताई गई थी संसद का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? संसद की बात हो रही है, यानी कि 25 वर्ष। 25 वर्ष संसद का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी शर्त आपको पता है, यानी कि दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हो। दिवालिया या पागल घोषित ना हो, यानी कि दिवालिया का मतलब किसी भी बैंक के माध्यम से अगर लोन ले रखा है, अगर वो लोन पूरा नहीं चुकाया है, तो ऐसा व्यक्ति संसद की सदस्यता नहीं ले सकता। उसको बैंकों ने दिवालिया घोषित कर दिया हो, या डॉक्टरों की किसी टीम के द्वारा उसे पागल घोषित किया गया हो, तो वो संसद की सदस्यता नहीं ले सकता। ये तीन शर्तें हैं। इन 3 शर्तों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है। पहली शर्त आपको पता है, भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो।
25 वर्ष आपको इसलिए बताएगी कि संसद की बात हो रही है, ये लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, यानी कि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा 25 वर्ष। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है, तो 25 वर्ष है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इनको आप अपनी कॉपी में लिखें। अगले तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है लोकसभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोकसभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोकसभा के बारे में आपको बताना है, तो इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहले बात करेंगे संसद का जो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 80 में संसद का प्रावधान, लोकसभा का प्रावधान किया गया। लोकसभा का उल्लेख, साथ ही साथ इसके सदस्यों, कितने सदस्य होंगे इस बात का भी उल्लेख इसमें किया गया है, यानी कि 552 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। वर्तमान की जो लोकसभा 545 सदस्यों वाली लोकसभा है। और इसकी इसका योग्यता है, यानी कि क्या योग्यता हो सकती है, कौन व्यक्ति इसका सदस्यता ले सकता है लोकसभा की, तो वही सदस्य बातें हैं जो आपने संसद का सदस्य बनने में बात की थी उनकी। पहला वही भारत का नागरिक। दूसरी शर्त, अब यहाँ उम्र के बारे में, एज के बारे में क्या होगा, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। तीसरी शर्त, पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। ये तीनों योग्यता वाला व्यक्ति संसद की सदस्यता ले सकता है। संसद जो है, लोकसभा जो है, लोकसभा में 545 सदस्य, वर्तमान में 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। जो लोकसभा में सर्वाधिक बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा, यानी कि सर्वाधिक जिस सीटें जिस प्राप्त करेगी उसी पार्टी के जो नेता होगा, जो लोकप्रिय नेता हो, उसको राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सिफारिश या सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, यानी कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से बनेगी। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे, ये सारे मेंबर हैं। लोकसभा के सदस्यों को शपथ लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, यानी कि शपथ की बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाएगा, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर है। यानी कि सभी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए, निर्वाचन हो गया। सभी जो सदस्य निर्वाचित कहाँ से आएंगे, डायरेक्ट जनता से इनका चुनाव होगा। निर्वाचन कहाँ से होगा, सीधे जनता से चुने जाएंगे, सीधे इनका जनता चुनाव करेगी, सीधे वोट डालकर। चुनने के बाद शपथ की बात होगी, शपथ कौन दिलाएगा, यानी कि सभी सदस्य प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, एक व्यक्ति जो इनमें सीनियर सदस्य होता है, उसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि यू आर प्रोटेम स्पीकर, आप प्रोटेम स्पीकर हैं, आप क्या हैं, इस जो नई लोकसभा बनी है उसके प्रोटेम स्पीकर हैं। अभी वर्तमान की जो लोकसभा है उसके जो प्रोटेम स्पीकर है वो है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार वर्तमान की जो लोकसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर रहे हुए हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और ये प्रोटेम स्पीकर बाकी जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को एक साथ बुलाकर सामूहिक रूप से उनको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति इनको एक एक को शपथ दिलाएंगे तो वो समय को बचाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से सबको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, शपथ हो गई। इसके बाद में इसके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अपने में से ही एक व्यक्ति को क्या चुनेगी, अपना अध्यक्ष चुनेगी, एक व्यक्ति को अपना उपाध्यक्ष चुनेगी।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी कि जो स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है। ओम बिरला ये राजस्थान के हैं, कोटा से सांसद है, राजस्थान से कोटा से है। राजस्थान वर्तमान की जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव हो गया। अब अध्यक्ष को इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो ये इनको शपथ अलग से नहीं दिलाई जाएगी, बल्कि ये क्या करेंगे, जो 545 सदस्य थे जो चुन के आए थे, उन्हीं में से एक सामान्य सदस्य के रूप में ये शपथ लेंगे। सामान्य सदस्य के रूप में, अलग से इनकी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, सामान्य सदस्य के रूप में ये शपथ लेते हैं। तो ये लोकसभा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी थी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम राज्यसभा का ले लेते हैं, यानी कि राज्यसभा पर शॉर्ट नोट की बात कर लेते हैं। राज्यसभा पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक से ही है और ये परीक्षा में अधिकतर पूछे जा सकते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी, तो बात कर लेते हैं इसकी राज्यसभा की। पहली बात, राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा कहते हैं। निरंतर चलने वाली सभा। अस्थायी सभा, स्थायी सभा इसको कहते हैं। स्थायी सभा इसको कहा जाता है, अस्थायी सभा लोकसभा को कहा जाता है। निरंतर चलने वाली सभा, विद्वानों का सदन इसको कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये बताऊंगा आपको मैं। विद्वानों का सदन, ये सब इसके उपनाम है। उच्च सदन भी इसको कह सकते हैं, हायर हाउस, उच्च सदन। हम क्यों कहते हैं निरंतर चलने वाली सभा, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर्ड होते जाते हैं और नए सदस्य उनके जगह आते जाते हैं। तो ये निरंतर चलने वाली सभा है। अस्थायी सभा भी इसको इसी वजह से कहा जाता है कि ये कभी भी भंग नहीं होती, निरंतर कंटिन्यूस चलती रहती है। विद्वानों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो 12 सदस्य आते हैं, 12 सदस्य जो चुनकर नहीं आते हैं, उनको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। और ऐसे लोगों को करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, अर्थशास्त्र, इनमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा का मेंबर बनाता है, उनको सदस्यता दिलाता है। 12 सदस्य ऐसे हो सकते हैं। तो 12 सदस्य जो होंगे इनमें से आएंगे, इनके कारण इसको क्या कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं। उच्च सदन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये क्या है, निरंतर चलती है और कभी भंग नहीं होती है। जो इसमें विद्वान लोग बैठते हैं और इसके सीधा चुनाव नहीं होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसका चुनाव करते हैं, इसलिए क्या है, ये उच्च सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में इस बात का उल्लेख किया गया है, किसका, राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का न्यूनतम, जो राज्यसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र है वो 30 वर्ष है। कितनी है, 30 वर्ष है। यानी कि लोकसभा के 25 वर्ष है, 30 वर्ष लोग राज्यसभा की है। सभी सदस्य जो अपनी शपथ है वो प्रोटेम स्पीकर, इसमें भी प्रोटेम स्पीकर होता है जो इसके माध्यम से शपथ लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस राज्यसभा के बारे में थे। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया, हल करने का प्रयास किया। तो आप इनको और भी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे न्यायपालिका की, यानी कि जुडिशरी सिस्टम, जो भारत का जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, उसके बारे में बात करेंगे, जो आपका अगला 6 लेसन है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।